हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्टडी विद आशीष में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को एक जोरदार, धारदार, मज़ेदार तरीके से असीम ऊंचाई पर ले जा रहे होंगे। और उसी असीम ऊंचाई पर ले जाने के क्रम में मेरे द्वारा भी किया गया एक छोटा सा प्रयास है जो इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कंधा में कंधा मिला के चलना चाहते हैं। तो हमने सर्वप्रथम इतिहास से संबंधित एक वीडियो हमने डाला था, जो वह एक बेसिक इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट के क्लियर करने के लिए वह एक वीडियो थी। और उसी इतिहास को वीडियो के आगे बढ़ाने के लिए हमने सर्वप्रथम प्राचीन इतिहास को उठाया था पढ़ने के लिए कि प्राचीन इतिहास क्या है, उसे कैसे पढ़ें और उसे किस तरह से उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बहुत सारी हमने बात को पिछले क्लास में बात किए थे। तो सर्वप्रथम इतिहास को हमने 3 वर्गों में बांट करके पढ़ा था, जो बांटने का काम एक जर्मन इतिहासकार सर क्रिस्टोफर सेलियस द्वारा किया गया था। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को यानी कि प्री हिस्टोरिकल एज को कहाँ से जानकारी मिलती है पढ़ने के लिए, इससे किस तरह से पढ़ा जाए कि हम लोग को एक क्रमबद्ध रूप से सुनियोजित ढंग से अच्छे कंसेप्ट के साथ मेरे साथ रहे, ताकि चाह करके भी उसको हम एग्ज़ाम हॉल में नहीं भुला पाएँ। तो इसी सिलसिले को हम लोग ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाने जा रहे हैं। और सर्वप्रथम ये प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज, आधु प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल एज। ये सारे जो प्रागैतिहासिक काल, आधु प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये काल का निर्धारण कैसे हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन करते हैं कि इतिहासकार ने लेखन कला के आधार पर लेखन कला के आधार पर इतिहास को 3 वर्गों में बांटा कि जिस काल में मनुष्य के द्वारा जो वस्तुओं को लिखा गया है, जो इतिहास को लिखा गया है, उसको आधार पर 3 वर्गों में। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, उसमें प्राचीन काल के स्रोतों के माध्यम से इतिहास को पढ़ा गया और समझा गया। उसी के आधार पर आधु प्रागैतिहासिक काल, इसमें लेखन कला का तो विकास हुआ लेकिन इसमें पढ़ा नहीं गया। जैसा कि इतिहासकार में सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, हालांकि ये दोनों एक ही हैं लेकिन इसे डिवीजन किया गया है, कुछ अंतर इसमें है। तो सिंधु घाटी के यानी इंडियन सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो आधु प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अक्षर का यानी कि वर्ण का खोज किया गया है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। और तीसरी है हिस्टोरिकल एज, तो इसके बारे में लेखन कला का प्रयोग किया गया है और उसके द्वारा साक्ष्य भी है। इसमें मानव ने आधुनिक काल में प्रवेश कर लिया, तो इसमें 2 इतिहास को पढ़ना है, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। तो सर्वप्रथम हमने वीडियो को शुरुआत में बोला था कि इतिहास को 3 वर्गों में बांटे हैं। एक जर्मन इतिहासकार कौन थे? सर क्रिस्टोफर सेलियस। उन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटे थे, तो कि इस कसौटी के आधार पर पूरे विश्व के इतिहास को पढ़ा जाए। तो उसी क्रम में अगर हम किसी देश का पढ़ रहे हैं या किसी अलग कंट्री का पढ़ रहे हैं, तो उसके आधार पर हम दे देंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास। अगर भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास, अगर हम विदेश के यानी कि ब्रिटेन के पढ़ रहे हैं यानी ब्रिटिश का पढ़ रहे हैं तो ब्रिटिश प्राचीन इतिहास, इस तरह से। तो प्राचीन काल के इतिहास को हमने पढ़ने का क्रम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या था? प्रागैतिहासिक काल। और एक काल आप लोग को समझ में आ गई होगी कि प्रागैतिहासिक काल यहाँ पर छूट गया है। प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल को जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य भी हमने पिछले क्लास में बता दिए थे कि 2 तरह के साक्ष्य होते हैं, एक धात्विक और एक दूसरा आधात्विक। आधात्विक स्रोत में क्या था? पत्थर, ईंट, लकड़ी, मिट्टी। ये चारों स्रोत में सर्वाधिक प्रयोग अगर मानव के सभ्यता में किया गया है तो पत्थर का, क्योंकि पत्थर के आधार पर ही सर्वाधिक प्रयोग किया गया, उसी के आधार पर काल का निर्धारण किया गया। और इस काल के आधार पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, और इसी में जितने सारे स्थल हैं उसके बारे में हम लोग जान करके अपना एक अच्छा कंसेप्ट बनाएंगे। तो पाषाण काल को 3 वर्ग में, पूरा पाषाण काल जिसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड्स और नवपाषाण का नियोलिथिक पीरियड। तो पूरा पाषाण काल का भी इतिहासकार के द्वारा और या हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार 3 वर्ग में और बांटा गया। एक लोअर पूरा पाषाण काल, मिडिल पूरा पाषाण काल, अपर यानी कि आरंभिक पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल और एक उत्तर पूरा पाषाण काल। तो आरंभिक पूरा पाषाण काल में क्या हुआ?
सर्वप्रथम की पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल, ये सारे इतिहास में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल पूरा इतिहास का, यानी प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक काल का, प्राचीन इतिहास का 99% जानकारी इसी काल से मिलती है। 99% मानव सभ्यता की जानकारी पूरा पाषाण काल से ही मिलती है, और इसमें ही सर्वाधिक जानकारी इतिहास के बारे में वर्णन है। इसीलिए इसे 3 वर्गों में बांट कर अध्ययन किया गया है। फिर इसका विकास अगर हम मानेंगे एनसीईआरटी बुक्स के आधार को मानकर, तो 20 लाख साल से 12,000 साल तक, यानी कि पूरा पाषाण काल के पीरियड्स को हम लोग अगर तुलना करें, पढ़ेंगे, तो 20 लाख साल से 12,000 साल तक के काल को कहते हैं पूरा पाषाण काल। और इस काल में 99% मानव सभ्यता की, मानव इतिहास की जानकारी मिलती है। मध्य पाषाण काल का पीरियड 12,000 साल से 10,000 साल पहले। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें क्या हुआ था, एक कंसेप्ट के लिए, कि इसमें पर्यावरण बदलाव हुआ था, यानी कि पर्यावरण बदलाव हुआ था। और इसको अगर खोजकर्ता के रूप में हम लोग जानेंगे कि पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता कौन थे, तो एक जर्मन रॉबर्ट ब्रूस्टफुट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस्टफुट थे, जिन्होंने सर्वप्रथम खोज के दौरान, यानी अध्ययन के दौरान, ये थे एक ब्रिटिश भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। ब्रिटिश भूगर्भिक वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस्टफुट, जो कि 1863 ईस्वी में खुदाई के दौरान पल्लवरम नामक स्थान से हैंड एक्स प्राप्त किया, जो कुल्हाड़ी था। तो इसीलिए इनको यानी कि प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। अगर एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहते हैं, तो रॉबर्ट ब्रूस्टफुट को प्रागैतिहासिक काल का पिता। और इनके द्वारा 1863 ईस्वी में क्या खोजा गया था? तो एक हैंड एक्स खोजा गया था। और ये क्या थे? तो एक क्या था, पेशे से क्या थे? तो भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। तो पूरा पाषाण काल का सर्वाधिक इतिहास कहाँ से मिलती है, और मानव सभ्यता के सर्वाधिक इतिहास कहाँ से मिलती है? तो पूरा पाषाण काल में। और इसमें ही सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार किसमें होता है? पूरा पाषाण काल में। लेकिन अगर और डिटेल्स में हम लोग जाएंगे तो पूरा पाषाण काल के अंतिम पीरियड में, यानी कि उत्तर में, अंतिम अपर पीरियड में आग की आविष्कार हुआ था। तो इसमें प्रमुख स्थल है, आरंभिक में एक है हुसुंगी। हुसुंगी एक स्थल है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अभी वर्तमान हमारे राज्य का निर्धारण हुआ है, तो उसमें कर्नाटक एक राज्य में हुसुंगी स्थल है, जो कि औद्योगिक नगर के रूप में विकसित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भी औद्योगिक नगर के रूप में कैसे विकसित हो सकता है, कैसे उनको प्रमाणित मिला कि यह एक औद्योगिक नगर है। तो इसका स्पष्ट हम कर देते हैं कि प्राचीन काल के में इतिहासकार के द्वारा जब खुदाई के दौरान कहीं कहीं जगह से सारे वस्तुओं का, औजार का छोटा छोटा टुकड़ा प्राप्त हुआ। उन टुकड़ों के माध्यम से उन्हें लगा कि यह हो सकता है कि यहाँ पर किस तरह का औजार बनाया जाता होगा, औजार बनाने का कारखाना होगा। इसलिए जो बढ़िया औजार बना तो बना, और जो खराब बना उसको टूटा फूटा वहीं पर छोड़ दिया गया। तो इसीलिए इतिहासकार समझे कि यह एक औद्योगिक नगर था। समझे? तो औद्योगिक नगर कहाँ है? हुसुंगी। भीमबेटका एक ऐसी स्थल है जो कि हमारे विश्व विरासत की सूची में भी शामिल है। भीमबेटका हमारे किसके सूची में शामिल है? विश्व विरासत के सूची में भी शामिल है। इसका खोज किए थे 1957 ईस्वी में, 57-58 देता है। भीमबेटका का खोज सर्वप्रथम 1957-58 में देता है। तो यह एक ऐसा स्थल है, इसकी जानकारी सर्वप्रथम किनके द्वारा खोजा गया था? तो BS कौन थे? तो विष्णु श्रीधर वानकर।
वानकर, ऐसा ही कुछ है, विष्णु श्रीधर वानकर है। इनके द्वारा खोज किया गया था, शायद ये गलती हम लिख रहे हैं, देखना पड़ेगा। तो भीमबेटका एक ऐसी स्थल है जो कि हमारा विश्व विरासत स्थल में भी सर्वप्रथम 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में खोजा, राष्ट्रीय महत्व के जगह के रूप में नामित किया गया और 2003 ईस्वी में इसको विश्व विरासत के रूप में यूनेस्को ने मान्यता दे दी। तो भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध थी? भीमबेटका वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध थी? भीमबेटका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद क्षेत्र में होगा शायद, हमें पता नहीं अभी। भीमबेटका देख लेते हैं। भीमबेटका हमारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले क्षेत्र में स्थित है, जिसकी खोजकर्ता सर विष्णुधर यानी कि विष्णु श्रीधर वानकर द्वारा खोज किए गए थे। हथनौर भी एक मध्य प्रदेश का स्थल है जहाँ से मानव की कंकाल मिली थी, यानी कि खोपड़ी जिसको बोलते हैं, मानव कंकाल खोपड़ी मिला था कहाँ से? यहाँ से, हथनौर से। और बेलन के लोहांडा क्षेत्र से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी, जो कि कौशाम्बी संग्रहालय में यह स्थित है। कहाँ? कौशाम्बी संग्रहालय में, कौशाम्बी संग्रहालय में स्थित है। और एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल है कौन सा? कोरेगांव, महाराष्ट्र में। बस्तियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यानी कि पाषाण काल के दौरान प्रारंभिक पीरियड में बस्तियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कोरेगांव, महाराष्ट्र से। क्यों माना गया कि वहाँ बस्ती थी? क्योंकि जो पत्थर में जहाँ मानव रहते थे वो स्थल में छोटे छोटे घर के रूप में उपयोग करा जाता था। वहाँ से राख मिला, वहाँ से औजार मिला, वहाँ से उनकी हड्डी मिली, उनकी कंकाल मिला। तो उन्होंने इतिहासकार द्वारा सोचा कि लगता है कि यह एक बस्ती के रूप में छोटा छोटा गांव है, घर बना हुआ एक गांव है, बस्ती है। इसीलिए कोरेगांव को बस्ती के रूप में मान्यता दिया गया। उस काल में सोहन नदी घाटी कहाँ है? तो पाकिस्तान में। वर्तमान में अभी कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में। पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, जैसे कश्मीर भारत में भी है एक और पाकिस्तान में भी कश्मीर है। तो पंजाब के सोहन नदी घाटी कहाँ पर थी? पंजाब पाकिस्तान के क्षेत्र में। वहाँ से चापर चापिंग पेबुला संस्कृति हुआ था। तो चापर का अर्थ होता है एक तरफ से धार रहने वाले औजार, और चापिंग का मतलब दोनों तरफ से धार होता है। कोई चाकू जो होता है एक तरफ से काटा जाता है, कोई चाकू दोनों तरफ उसमें धार होता है। और पेबुला का अर्थ होता है गोलाकार, गोल मटोल पत्थर के रूप में। तो चापिंग संस्कृति कहाँ से हुआ है? तो सोहन नदी घाटी कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में। तो पूरा पाषाण काल के आरंभिक नगर में सर्वप्रथम हमने 4-5 स्थल का नाम जाना। होसुंगी कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र, भीमबेटका जिसको बारे में आप लोग अच्छे से तरह से जानते हैं, और हथनौर मध्य प्रदेश में मानव के कंकाल मिला था। खोपड़ी बेलन नदी घाटी, बेलन के लोहांडा क्षेत्र में मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी, जो आज भी हमारे संग्रहालय में स्थित है। कहाँ के संग्रहालय? तो कौशाम्बी के संग्रहालय में। और कोरेगांव महाराष्ट्र में बस्तियों का साक्ष्य मिला था। और सोहन नदी घाटी से किस तरह का संस्कृति मिला था? तो चापिंग संस्कृति। चापर का मतलब क्या बताया है कि एक तरफ धार रहने वाले, और चापिंग का मतलब दोनों तरफ से धार। और पेबुला का अर्थ होता है गोलाकार। तो पूरा पाषाण काल के आरंभिक पीरियड हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें पूरा पाषाण काल के दूसरे पीरियड है मध्य पूरा पाषाण काल। तो इसको मिडिल बताता है। इसका जानकारी, इसमें से बहुत सारे स्थल का जानकारी नहीं है, लेकिन मिला है प्रभा नदी के नैक्सा मध्य प्रदेश से मिला है, महाराष्ट्र से। एम का मतलब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से मिला है। पूछता है कि प्रभा नदी, और ऐसे हम लोग सैंदाब घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। तो वर्तमान में सैंदाब घाटी सभ्यता के दक्षिणी स्तर जो दैमाबाद हम लोग पढ़ते हैं, वहीं प्रभा नदी के स्थल किनारे बसा हुआ है।
तो यहाँ से भी पूरा पाषाण के मध्य क्षेत्र के मिला है जानकारी, और नर्मदा नदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी, कृष्णा नदी घाटी के में मिला है, और चार्ट और जैस्पर और क्वार्टजाइट पत्थर भी मिला है। पूछेगा कि चार्ट जैस्पर और क्वार्टजाइट पत्थर किस काल के पत्थर हैं, तो पूरा पाषाण काल के। और अगर गहराई में जाएगा पूछेगा डिप्स में, तो पूछेगा कि पूरा पाषाण काल के किस पीरियड का है, तो पूरा पाषाण काल के मध्य पीरियड का है। उत्तर पूरा पाषाण काल, इसमें 2-3 तरह का स्थल बढ़िया मिला है। जो सबसे वीवीआई है कौन सा, कुरनूल क्षेत्र गुफा। कुरनूल की गुफा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ से राख के क्षेत्र मिला है, साक्ष्य राख का। क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले बोल दिए थे कि आग का, देखिए आग का सर्वप्रथम प्रयोग, आग का अगर खोज इसको बोलते हैं, आग का सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पूरा पाषाण काल में। और आग का प्रयोग कहाँ से, तो नव पाषाण काल में भी होता है। उसमें आग का प्रयोग किया जाता था कि आग का हम इम्पोर्टेंट समझ गए कि आग का क्या काम है, और यहाँ पर से आग के बारे में लोगों को जानकारी मिलता है पूरा पाषाण काल में। फिर पाटेन, महाराष्ट्र में एक पाटेन स्थान है, पाटेन, जो शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके, और उस अंडे के छिलके से मनके भी बनाए जाते थे। भीमबेटका, जो कि हमने पहले पढ़ चुका है कि भीमबेटका से भित्ति चित्रकारी मिली है। भित्ति चित्रकारी क्यों मिला है, क्योंकि हमारे जो इतिहास में भीमबेटका की गुफा में जाइए देखिएगा तो बहुत सारे जानवर का, पशु का, पक्षी का बनाया गया चित्र है, शिकार करते हुए और आखेट खेलते हुए, वो सब का उनका मनोरंजन का साधन उन्होंने अपना इतिहास के रूप में अप्राकृतिक रंग का प्रयोग करके चित्र बनाया गया है। तो इसलिए वह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि प्राचीन काल का बहुत बढ़िया धरोहर स्थल है। मेराल भी कर्नाटक में है, ये भी कहाँ से है, तो पूरा पाषाण स्थल है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इस विषय को पूरा पाषाण काल हम जो पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल, इसमें क्वेश्चन क्या होता है, कहाँ से होता है। इसमें दे देगा आपको स्थल और मिलान करने के लिए कि ये स्थल किस काल से संबंधित है, और इस स्थल से क्या चीज़ मिला है, कौन सी वस्तुओं का अवशेष मिला है, साक्ष्य मिला है, और इस स्थल के खोजकर्ता कौन है। तो सारे स्थल के खोजकर्ता अलग अलग हैं, लेकिन इतना 2 व्यक्ति का हमें नाम याद रखना। एक प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि सर्वप्रथम इतिहास में हैंड एक्स का खोज किसने किए थे, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कौन से, भूगर्भिक वैज्ञानिक कौन, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड, जिन्होंने 1863 में खोज किए, और इसी कारण उसने उनको प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। और दूसरे में एक है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को खोजे थे। तो उन्होंने सैंधव सभ्यता पढ़िएगा, सैंधव घाटी की सभ्यता, तो उन्होंने सैंधव घाटी की सभ्यता को खोजने में उनका भी योगदान रहा था। तो इसीलिए, और वो भारत के एक ब्रिटिश में रह करके भारतीय जो भी खोज होता है, खोज संस्थान पुरातत्विक विभाग को आगे बढ़ाने का, और उनका लेख आगे छपाया था। इंडिया के जितने सारे पुरातत्विक हिस्टोरिकल जगह है, उनको खोज करके ब्रिटिश और अलग अलग देश के कंट्री के न्यूज़ में उन्होंने छापने का काम किया था, प्रकाशन करने का काम। इसलिए उन्हें पुरातत्विक का पिता बोला जाता है। किन्हें, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। और प्रागैतिहासिक का पिता तो रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड को। प्रागैतिहासिक और क्या बोलते हैं, पुरातत्विक, इसमें तो आप अंतर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि प्रागैतिहासिक, आदि प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक जो लेखन कला के आधार पर इतिहासकार ने बांटे। और पुरातत्व क्या है, जो पृथ्वी के द्वारा खुदाई के दौरान प्राचीन काल के मानव द्वारा प्रयोग किए गए वस्तुओं खुदाई के दौरान पृथ्वी से अंदर से प्राप्त होती है, उसे पुरातत्व बोलते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो भीमबेटका कुरनूल के इसलिए प्रसिद्ध है, राख के लिए, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। और पाटन कहाँ है, पाटन शुतुरमुर्ग महाराष्ट्र के अंडे के छिलके में था, इसे मनके भी बनाया जाता था। भीमबेटका जो पढ़ लिया, मेराल भी कर्नाटक में है। तो ये सारे स्थल हैं। और ये तो हो गया प्राचीन काल का, यानी कि पूरा पाषाण काल का 3 स्थल में बांट के रूप पर है। फिर आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, यानी कि मध्य पाषाण काल, यानी मेसोलिथिक पीरियड्स में इसके खोज जैसे कि यहाँ पर किए थे कौन, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड ने 1863 ईस्वी में। तो यहाँ पर भी खोजकर्ता के रूप में C.S. क्लाइल को जाता है 1863 ईस्वी में। विंध्य क्षेत्र के जो विंध्याचल पर्वत है, उस पर्वत क्षेत्र से बहुत सारे औजार वगैरह खोज किए थे प्राचीन काल के। तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है मध्य पाषाण काल का जन्मदाता के रूप में माना जाता है। तो इस स्थल के बारे में जानकारी मिलती है किनसे, तो C.S. क्लाइल के द्वारा। और कहाँ से इन्होंने खोज किया था, तो विंध्य क्षेत्र के
विंध्य पर्वत क्षेत्र के स्थल से। और इसमें महत्वपूर्ण 2-4 ठो जगह के नाम है, उन जगह को हम लोग देख लेंगे कि पैसरा, सबसे पहले पैसरा कहाँ है, VVI क्वेश्चन है खास करके बिहार के एग्जाम के लिए। पैसरा मुंगेर में बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ से भी मध्य पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। एक बगौर राजस्थान के कोठारी नदी के तट पर है, सबसे बड़ा स्थल है। यानी कि पूरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो बगौर, कहाँ, राजस्थान। ये राज्य सुना दे दिए हैं, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, जो कि इस बार दरोगा पीटी में भी पूछा भी गया था प्रारंभिक परीक्षा में। तो बगौर राजस्थान में कोठारी नदी के तट पर सबसे बड़ा स्थल है कौन सा, बगौर। और ये इसको भी याद रखिएगा, पैसरा किस तरह का स्थल है। ऐसे बिहार में बहुत सारे पूरा पाषाणिक स्थल है, मध्य पाषाणिक स्थल है, नव पाषाणिक स्थल है, लेकिन मध्य पाषाणिक स्थल में पैसरा एक भारत के इतिहास में बहुत बड़ा जगह मतलब अपने आप में नाम रखता है, इसलिए यह पढ़ना जरूरी है। जैसे न पाषाण कर पढ़ेंगे हम लोग तो चिरांद है सारण जिला में, कहाँ, यहाँ चिरांद, जिससे औजार बहुत सारे मिले हैं न पाषाण काल के, इसलिए उसका भी बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह से यह भी है पैसरा। बगौर जानेंगे। लखनाज गुजरात में पड़ता है, जहाँ से 14 जोड़ी मानव के कंकाल मिले हैं। सराय नहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सराय नहर पूछता है कहाँ है, तो यूपी में। किस लिए प्रसिद्ध है, तो स्तंभ गर्त से 4 मानव कंकाल मिले हैं। स्तंभ के रूप में एकदम खड़ी खड़ी मानव का गड़ा हुआ कंकाल मिले हैं। दमदमा क्षेत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दमदमा यूपी में 41 मानव कंकाल, इनके सर्वाधिक मानव का कंकाल कहाँ से मिला है, तो दमदमा से। कहाँ से, दमदमा से सर्वाधिक मानव का कंकाल कहाँ से मिला है, तो दमदमा क्षेत्र, कहाँ से, यूपी से। महादहा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 इसमें यानी कि मध्य पाषाण काल के 3 ठो स्थल है, एक महादहा, दमदमा, सराय नहर और पैसरा, बगौर। ये सारे स्थल है जो पूरा पाषाण काल में यानी कि मध्य पाषाण काल के पीरियड के अंदर आते हैं और इनसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो महादहा यूपी में है, जो कि हड्डी के उपकरण मिले हैं। क्या चीज़ का, हड्डी के उपकरण। और यहाँ से 3 तरह की चीज़ मिलता है महादहा से। एक तो मिलता है जलाशय भी मिलता है, और दूसरा मिलता है कब्रिस्तान, जिसको कब्रगाह बोलते हैं। और पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो पूरा पाषाण काल में। अगर पूछेगा कि पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से, तो पूरा मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य। लेकिन जो बोलते हैं कि यहाँ पर जो पशु का पालन होता था तो अपने बचाव के लिए होता, ठीक के लिए होता था, खाने के लिए, उसे खाद्य सामग्री के रूप में करते थे। लेकिन पशुपालन का अगर विकसित रूप से मानेंगे तो कहाँ से, पाकिस्तान का एक मेहरगढ़ क्षेत्र है, जहाँ से पालतू पशु का बनाया गया जानवर। सबसे पहले पालतू पशु का अवशेष कहाँ से मिलता है, तो मेहरगढ़ से। लेकिन पशुपालन का जानकारी अगर भारत में पूछेगा तो आदमगढ़ होशंगाबाद से और बगौर राजस्थान से। पशुपालन की जानकारी कहाँ से, तो आदमगढ़ होशंगाबाद, और पशुपालन का भारत में राजस्थान बगौर से। और सबसे फिर आते हैं लास्ट में नव पाषाण काल। नव पाषाण विश्व नियोलिथिक पीरियड्स, इसमें क्या क्या चीज़ खोजा गया, तो पत्थर तो इसमें भी खोजा गया, इसमें पॉलिशदार पत्थर, छोटे और तीक्ष्ण जिसको बोलते हैं, और एक पहिया का, और कृषि का, मृदभांड पर। देखिए यहाँ से जैसे जैसे विकास हो रहा है, मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, वहाँ पर आदमी पहले पूरा पाषाण काल में औजार जो होता था उसका कोई आकार नहीं होता था, बेढब्बा होता था। यहाँ पर छोटा छोटा औजार के रूप में हड्डी का भी प्रयोग किया गया औजार के रूप में, और यहाँ पर पॉलिशदार पत्थर तीक्ष्ण रूप से प्रयोग किया गया। तो वो पत्थर से अच्छा औजार बनाया गया, फिर पहिया बनाया गया काट के लकड़ी के, फिर चाक बनाया गया तो मृदाभांड हुआ, और अच्छा औजार मिला तो कृषि भी हुआ। तो ये सब चीज़ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 4-5 तो यहाँ पर भी स्थल बहुत बढ़िया बढ़िया है, जो कि लहोरा देव संत कबीर नगर, कहाँ, यूपी, सरयू नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य अगर पूछेगा तो लहोरा देव से, और ऐसे पूछेगा भारतीय उपमहाद्वीप में तो सर्वप्रथम कहाँ, मेहरगढ़, पाकिस्तान में पड़ती है। तो भारत में कृषि का साक्ष्य कहेगा कि भारत में कृषि के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिला है, तो लहोरा देव कहाँ से, यूपी के संत कबीर नगर से सरयू नदी के तट पर कृषि के साक्ष्य मिला। चिरांद जो कि औजार और छोटे छोटे औजार हथियार मिले थे वहाँ से, चिरांद से, जो कि सारण में पड़ता है, कहाँ, सारण जिला में पड़ता है वर्तमान में, जो छपरा के नाम से हम लोग अभी जानते हैं। बुर्ज हो
कहाँ, जम्मू कश्मीर के गर्ताबाद से मिला है बुर्ज क्या है, तो गर्त यानी कि ज़मीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर खोद कर बनाया गया घर था जो सरंजती बुर्ज के रूप में जाना जाता है, गर्ताबास मिला है। मेहरगढ़ बहुत अच्छे स्थल है, नवपसानी का स्थल है। तो मेहरगढ़ कहाँ, पाकिस्तान से, यहाँ से कृषि, पशुपालन और सावधान, ऐसा सावधान मिला है मेहरगढ़ से। अरे कि यहाँ पर जो स्थल ऐसा मिला है कि उसमें मानव के साथ में बकरी को भी दफनाया गया है। और उस काल में लोगों की मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसीलिए उनके पूर्वजों द्वारा उनके साथ में खाद्य सामग्री के रूप में बकरी को, उनको पहनावा कपड़ा को, उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बहुत सारे उनका फेवरेट जो वस्तु होता है उनको साथ में उनके साथ दफनाया जाता था। तो ऐसी बात वहाँ से प्राप्त होती है, जो आज हम लोग भी वो काम करते हैं। दाह संस्कार के दौरान बहुत सारे चीज़ हम लोग दान दक्षिणा के रूप में देते हैं, ताकि हमारे पूर्वज के द्वारा जो उनका मृत्यु हुआ है उनके साथ भी ये चीज़ रहेगा साधन के रूप में। तो ये सब चीज़ हम लोग कहाँ से अब आज तक फॉलो करते आ रहे हैं, तो पाषाण काल से ही फॉलो करते आ रहे हैं। कहाँ से, मेहरगढ़ में यह मिला था। दाओजली कहाँ, हेडिंग असम में है। यह एक पक्षियों का, दाओजली एक कैसा स्थल है, तो असम के क्षेत्र में है। नवपाषाणकालीन स्थल है और इसे बोला जाता है पक्षियों का पर्वत। इसका अर्थ होता है, दाओजली हेडिंग का अर्थ होता है पक्षियों का पर्वत। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। नोयला नदी कावेरी नदी के सहायक है। पय्यमपल्ली भी है क्या, कौन सा स्थल, तो नवपाषाणी का स्थल है। हल्लूर भी कर्नाटक में, तो नवपाषाणी का स्थल है। और कोहिलडवा जिससे चावल के साक्ष्य मिला है सर्वप्रथम, कहाँ, यूपी में। और कोहिलडवा के बगल में ही है महागढ़ा, यहाँ से भी नवपाषाणकालीन स्थल मिला है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले कि इतिहास को 3 पीरियड में बांटा गया अध्ययन सुविधा के अनुसार, पढ़ने के लिए लेखन कला के अनुसार। प्रागैतिहासिक काल, आदि प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में किस इतिहास को रखा गया, तो प्राचीन इतिहास के पाषाण काल को रखा गया प्रागैतिहासिक काल में। इसमें क्या रखा गया, आदि प्रागैतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ऐतिहासिक काल में मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को रखा गया। तो प्रागैतिहासिक काल के प्राचीन काल को पढ़ने के लिए हम लोगों ने पाषाण काल के जरिए 3 पीरियड में बांट के पढ़े हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को भी इतिहासकार ने 3 वर्ग में बांटा, आरंभिक पुरापाषाण काल, नव पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण के। तो इसके बांटने के क्रम में कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल है, उन स्थलों में देखा पलवरम, हुसुंगी, भीमबेटका, हथनौर, बेलन, कोरेगाम और सोहन नदी घाटी, और उस स्थल कहाँ है और उससे क्या चीज़ का साक्ष्य मिला। फिर इसमें भी देखें उसी तरह से। फिर मध्य पाषाण काल के प्रमुख 4-5 साइट्स हैं, स्थल हैं। इन स्थलों कहाँ से, उससे क्या विशेषता है, वो हमने पढ़ा। फिर नव पुरापाषाण काल में हमने क्या देखा कि पहिया का, पत्थर का, कृषि का, मृदा भांड का आविष्कार हो चुका था और उनसे संबंधित नवपाषाणकालीन स्थल। तो एक और जैसे कि पाषाण काल और जो हम लोग यहाँ पढ़े कि पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य 2 तरह से थे, एक आध्यात्मिक और एक धात्विक। आध्यात्मिक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, पत्थर के आधार पर ही काल पीरियड्स का निर्माण हुआ। और उसी तरह से धात्विक में जैसे तांबा, सर्वप्रथम मानव द्वारा खोजा गया धातु कौन सा था, तो तांबा। तो तांबा का प्रयोग किया गया और तांबा का जब मिक्स हुआ पत्थर में तो एक नया काल का निर्माण हुआ, जिसको बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को बोला जाता है चालकोलिथ युग बोला जाता है, यानी एज। इससे 2 तरह के स्थल बहुत बढ़िया है। पूछता है कि नबदा टोली किस काल से संबंधित है, तो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ है, तो नर्मदा नदी घाटी में, मध्य प्रदेश में। यह एक आधुनिक गांव थी। नबदा टोली किस लिए प्रसिद्ध है, तो वह एक ताम्रपाषाण काल के स्थल का एक आधुनिक गांव था, मॉडर्न विलेज था। इसके खोजकर्ता कौन थे, HD संकालिया। HD संकालिया का पूरा नाम क्या है, तो हरिलाल हसमुख धीरज संकालिया, हसमुख धीरज लाल संकालिया इसको नाम है। इनाम गांव क्या था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण कालीन में सबसे बड़ा गांव क्या था, तो इनाम गांव ये कहाँ है, महाराष्ट्र में भीमा नदी पर। यह किस लिए प्रसिद्ध है कि सबसे बड़ा है और यह एक जॉर्बे संस्कृति से संबंधित है। जॉर्बे संस्कृति क्या है, जॉर्बे एक साइट्स है, जॉर्बे एक जगह है जहाँ से बहुत सारे प्राचीन काल के जानकारी का स्रोत मिलता है। उसी से इसे रिलेटेड करके बोला जाता है कि जो
इनाम गाम है उसी से संबंधित यह भी इतना पुराना स्थल है, इसलिए इसे बोला जाता है कि वह जौरवे संस्कृति है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के समानांतर यानी कि उसके काल पीरियड के अनुसार, उसके काल के अंतराल में, उसके काल के समय कौन कौन सारे और सभ्यताओं का विकास हुआ था। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे नील नदी के सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तो दजला फुरात नदी के किनारे सभ्यता जो बना है, तो उसी से संबंधित जौरवे संस्कृति भी है, उसके ही काल के संबंधित यहाँ स्थल मिले हैं, इसलिए बोला जाता है कि क्या इनाम गाम किससे संबंधित है, तो जौरवे संस्कृति से संबंधित है। तो हमने इतिहास में ये सारे वस्तुओं, ये सारे स्थलों को पढ़ा और एक छोटे से मैप के माध्यम से आप लोग को दर्शा देंगे कि कौन से स्थल कहाँ पर स्थित है भारत के मैप पर। और ये सारे जो स्थल हैं ये इसी स्थल से संबंधित क्वेश्चन पूछाते हैं, और इन स्थलों को आप लोग पढ़िएगा और देखिएगा और मैप पर बनाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आए दिन एग्जाम में आपके साथ में अच्छा से प्रश्न को हल कर पाएँ आप। इसमें कुछ पूछता नहीं है, इसमें स्थल के खोजकर्ता और वो कौन काल से संबंधित है, उससे किस तरह के वस्तु प्राप्त हुआ, इसी चीज़ को इसमें पूछता है, और कोई इससे विशेष क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग को धन्यवाद, शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। ठीक है, थैंक यू।